मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लाइफ साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। उसमें आज हम जानकारी देंगे पैंक्रियाज और लंग्स के बारे में। इसके पहले हम बता चुके हैं स्किन के बारे में और स्टोमक के बारे में। आप इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा पार्ट 1 में, उसमें आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जो पैंक्रियाज है और लंग्स है। तो इसके बारे में इसका एनाटॉमी समझिए, उसके बाद इसका फंक्शन भी समझिए। तो सबसे पहले पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है देखिए, पैंक्रियाज एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, परंतु यहां देखा गया है कि पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं। एक एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं और दूसरा इंडोक्राइन पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करता है, और जबकि इसका इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो चूंकि पैंक्रियाज के अंदर दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी है, इंडोक्राइन का भी प्रॉपर्टी है और एक्सोक्राइन का भी प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे एक नलिका निकलती है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे एक नलिका निकलती है, और उस नलिका के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डियोडनम के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो चूंकि इसमें नलिका है यानी इसमें डक्ट है, इसलिए इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और इंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मोन का सेक्रेशन होते हैं, और वो हार्मोन क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर मिला दिए जाते हैं। तो चूंकि डायरेक्ट रक्त के अंदर मिला दिए जाते हैं इसके इंडोक्राइन पार्ट, जिसको लेंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं, आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस। तो आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस में जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं कुछ हार्मोन को स्रावित करते हैं, और वो हार्मोन डायरेक्ट रक्त के अंदर चले जाते हैं। इसलिए इसको हम इंडोक्राइन पार्ट भी कहते हैं, इसलिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरह से इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का गुण मिलता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, अर्थात इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अर्थात पैंक्रियाज को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के पार्ट्स होते हैं और दोनों तरह प्रकार के स्रावित पदार्थों का स्राव होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कहां पर है ना, और किस स्थिति में ये हार्मोन और एंजाइम का स्राव करता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले अगर स्थिति देखेंगे, पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में, अग्नाशय, क्लियर, अग्नाशय इसको हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये रहता कहां है, पहले इसका स्थिति देखें। स्थिति ये कहां लोकेटेड होते हैं। तो देखिए, हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल का एक भाग स्टोमक होता है। आप स्टोमक के बारे में जानते हैं, इसके पहले हम पढ़ा भी चुके हैं। ये स्टोमक आगे चल करके एक यू आकार का भाग बनाता है, जिसको कि हम कहते हैं डियोडिनम। क्या कहते हैं? डियोडिनम कहते हैं, डियोडिनम। अब ये डियोडिनम का जो कर्व है, डियोडिनम का जो कर्वेचर है, लोअर साइड में जो कर्वेचर है यानी जो गड्ढा है इसका यू आकार के, इस जगह ही पाया जाता है पैंक्रियाज। ये है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। ये पैंक्रियाज उपस्थित है। तो आखिर इसका स्थिति क्या हुआ, ये पैंक्रियाज कहां मिलता है? तो इसको हम लिखेंगे, यह डियोडिनम के
यू आकार के भाग के गर्त में उपस्थित होता है। इसका स्थिति समझ में आ गया। इसके देखा गया है कि इसका लेंथ जो होता है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर बताया गया है। इसका लंबाई यहां से यहां तक। इसके अंदर देखा गया है कि एक नली उपस्थित होता है और ये नली पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाता है। और पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है तो डियोडनम के अंदर लेके जाता है। तो ये जो रस आता कहां से है तो देखिए इस तरह से इसका ब्रांचिंग होता है और ये ब्रांच इस तरह से इसका ब्रांचिंग, कई ब्रांच होते हैं इसके इस तरह से, और ये ब्रांचिंग पैंक्रियाज के अंदर से जो एसिनाई सेल होते हैं इसको एसिना सेल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इसको एसिनाई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिनाई सेल, एसिना सेल। चलिए एसिना सेल, और एसिना सेल से ही विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एसिना सेल से विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, जैसे प्रोकाइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सारा एंजाइम है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे एंजाइम एसिनाई सेल से क्या होता है निकलते हैं, और ये निकल करके इस डक्ट के माध्यम से कहां पे जाता है तो डियोडनम में चला जाता है। लेकिन इसके पहले और देखें कि इसके अंदर कुछ और भी सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ और भी सेल्स होते हैं और इसके ऊपर लगे हुए होते हैं रक्त पहुंचाने के लिए आर्टरी लगे हुए होते हैं, और इसी के साथ इसमें वेन भी लगे हुए होते हैं, जिसको कि हम पोर्टल वेन भी कहते हैं। तो पोर्टल वेन में होता क्या है कि इसके अंदर जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं होते हैं, जो बिल्कुल इसका इंटरनल भाग में पाए जाते हैं, यानी भीतरी भाग में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं 3 तरह के सेल इसमें होते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, याद रखिएगा। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहां पाया जाता है तो एंडोक्राइन पार्ट में पाया जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और एसिनाई सेल कहां पाया जाता है? जिसके एक्सोक्राइन पार्ट में पाए जाते हैं। इससे ये 4 प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और यहां पर क्या होता है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से 3 तरह की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं क्या क्या होते हैं? अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और गामा सेल होते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा सेल से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उसका नाम है ग्लूकागोन। ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के जानने के लिए है। बीटा सेल से जो हार्मोन स्राव होता है वो इंसुलिन है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के किन कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो हम लोग बताएंगे बीटा सेल से होता है। अल्फा सेल से किन हार्मोन का स्राव होता है? ग्लूकागोन। और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो 3 तरह के हार्मोन का स्राव होता है।
और ये जो इंडोक्राइन पार्ट है जिसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये कैसा पार्ट है? इंडोक्राइन। इंडोक्राइन पार्ट में ये अवस्थित होते हैं, ठीक है। और ये एसिनाई सेल एक्सोक्राइन पार्ट का हिस्सा है, एक्सोक्राइन पार्ट का हिस्सा है। ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव किया जो डाइजेशन में सहायता किया, लेकिन ये जो हार्मोन है ये डायरेक्ट जो रक्त में चले जाते हैं, इसका भी अलग अलग फंक्शन है। तो इनका अलग अलग जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या क्या है, तो मेन फंक्शन इसका क्या है वो ध्यान से देखिए। जो अल्फा सेल है वो क्या करता है? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, याद रखिएगा। ये ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का जटिल पदार्थ है, वो ग्लाइकोजेन कहलाता है। तो ग्लाइकोजेन को बदल देता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये जरूर याद रखिएगा कि अल्फा सेल का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और इंसुलिन का काम इसका उल्टा होता है, यानी वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ग्लाइकोजेन। ये देखिए, ये सरल कार्बोहाइड्रेट है और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है जो हमारे रक्त के अंदर मूव करता है, उस रक्त के अंदर से ग्लूकोज को वो क्या करता है? कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर स्टोर करता है या फिर लीवर के अंदर स्टोर करता है और वहां पे उसको ग्लाइकोजेन में बदलने में मदद करता है। देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों में इंसुलिन हार्मोन का कम स्राव होता है, उन व्यक्तियों के रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाने से ही उसमें एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं डायबिटीज मिलेट्स। याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? डायबिटीज मिलेट्स। तो अगर इंसुलिन के कमी से होने वाला बीमारी को क्या कहते हैं? तो डायबिटीज मिलेट्स। डायबिटीज मिलेट्स, याद रखिएगा, डायबिटीज मिलेट्स। और अगर ग्लूकागोन का कमी हो गया तो इसके कारण जो बीमारी होगा वो होगा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया याद रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब होता है ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है। तो जिसको हाइपोग्लाइसेमिया है वो क्या करता है कि उसमें ब्लड के अंदर शुगर कम हो जाते हैं, उसका भी परेशानी होता है। इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा मीठा चीज खाने का या फिर शुगरी प्रोडक्ट खाने की आवश्यकता पड़ती है, तब उसको शरीर में एनर्जी मिलता है, क्योंकि वो ज्यादातर क्या होता है, वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होते चला जाता है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट ग्लूकोज है उसका कमी हो जाता है, और ग्लूकोज का कमी हो जाने से के कारण ही उसे भी एनर्जी कम मिलते हैं। तो इसलिए वो उसमें भी जरूरत पड़ता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खाने की। तो ये देखिए, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलने वाला ग्लूकागोन, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और ये क्या है, सोमेटोस्टेटिन एक प्रकार का इनहिबिटर हार्मोन का स्राव करता है। इनहिबिटर, अच्छा इनहिबिटर आखिर है क्या? इनहिबिटर हार्मोन यानी ये क्या करता है कि ये दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है। अगर ये एक्सेस मात्रा में स्रावित होता है तो इसको कम करता है, ये एक्सेस मात्रा में होने लगता है तो इसको ये ऑर्डर दे करके कम करवाता है। इस तरह से दोनों को मेंटेन करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो इस तरह से आप समझ में आ गया आपको कि ये क्या है, ये पैंक्रियाज है। अब एक बात और भी आपको ध्यान देना होगा पैंक्रियाज में, कि पैंक्रियाज आखिर है क्या। तो पैंक्रियाज एक मिक्स ग्रंथि है। पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो पाचक
पाचक एंजाइम तथा हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है। अब यहां एक चीज और देखेंगे, ये गौर से देखिए, ये पेंक्रियाज, आखिर ये पेंक्रियाज का जो रस होता है वो बिल्कुल इसके अंदर डायरेक्ट नहीं मिल जाता है। दरअसल होता क्या है, ये हमारा यकृत है, देखिए ध्यान से, ये हमारा यकृत है। अब यकृत के भी दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो लेफ्ट भाग से एक नली निकलते हैं और राइट भाग से भी एक नली निकलते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं, अगर इस ओर से अगर हम लोग देखें तो इसको कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इसको कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, RHD लिखती है। ये दोनों क्या होता है, आपस में इस तरह से मिल जाता है। मिलने के बाद यहां पर क्या होता है, एक और सिस्टिक डक्ट होता है, जहां से इसके बारे में हम विशेष समझाएंगे, लीवर के बारे में जब पढ़ाएंगे तो। इसके अंदर पित्त जो है संग्रह होते हैं, इसको गॉल ब्लाडर कहते हैं। गॉल ब्लाडर याद रखिए, गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय, पित्ताशय होते हैं। इसके अंदर पित्त जमा होते हैं, यहां से जो सेक्रेट होते हैं बाइल, पित्त जो सेक्रेट होते हैं। लीवर में क्या सेक्रेट होते हैं, लीवर में बनते हैं बाइल जूस, बाइल जूस बनते हैं। तो ये जो बाइल जूस बनते हैं, ये बाइल जूस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, और इसका जो डक्ट होता है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, तीनों जो है क्या होता है, एक डक्ट में खुलता है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है, तो पित्त रस को लेकर के आता है, और ये फिर जा करके इस तरीके से ये जा करके पेंक्रियाज के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। इस तरह से पेंक्रियाज के अंदर जाकर के पेंक्रियाटिक डक्ट से जाकर के मिल जाते हैं। अब ये दोनों डक्ट यहां पे आकर के मिल जाते हैं, देखिए इस तरह से, और ये फिर कहां खुलता है, तो ये फिर खुल जाता है डियोडनम के अंदर आकर के खुल जाता है। तो यहां पे जो ये खुलता है, ये एम्पुला के पास जो खुलता है, इस एम्पुला का एक विशेष नाम है, इधर से आ रहा है पित्तरस और इधर से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब दोनों यहां पर आकर के भोजन में मिल जाता है। इसका नाम है हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, समझ में आ गया। हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यहां से इसका जो क्या कहते हैं, एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें कि प्रोट्रिप्सिन, प्रोकाइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब जो है यहाँ पे आते हैं, और इसके सतह से, यानी ड्यूोडेनम के सतह से जो एक एंजाइम निकलते हैं, काइनेज एंजाइम, वो क्या करता है, इसको फिर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं, और ये पाचन करते हैं अलग अलग पदार्थ को। अलग अलग पदार्थ यानी किसको पाचन करेंगे, तो जो ट्रिप्सिन है ये और ये काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन को पचाता है। ये दोनों किसको पचाता है, प्रोटीन को, और प्रोटीन को पचा करके ये बदल देता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। और लाइपेज क्या होता है, फैट को पचाता है, और फैट को पचा करके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में बदल देता है। और एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकला है, ये इसके अंदर आया और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन कर दिया। तो इस तरह से हम
पैंक्रियाज के बारे में समझ गए कि इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या है, कौन सा हार्मोन का स्राव करता है, वो किस तरह से किन किन प्रकार के भोज्य पदार्थों को किसमें कन्वर्ट करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो निकलते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम किन किन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। फिर से एक बात देख लीजिए, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यही एंजाइम का फंक्शन है। इसके अंदर से जो एंजाइम निकलता है, यानी एसिनाई सेल से जो निकलता है, एसिना सेल से जो निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो लैंगरहैंस की दीपिका से अल्फा बीटा गामा सेल से जो एंजाइम निकलते हैं वो क्रमशः इन तरह के फंक्शन को करते हैं। इसके बारे में हम समझा चुके हैं। अब देखिए इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। एक बात देखिए, ये जो पैंक्रियाज है हमारा शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, या ग्लैंड भी कह सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब मन में आया होगा कि ये जब सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है तो मन में आता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारे शरीर के अंदर। पूरे शरीर के अंदर आखिर ग्रंथियां है, इतना सारे ग्रंथियां मिल रहे हैं, तो उनमें पहला लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सा होगा, वो होगा लीवर। तो याद रखिए, लीवर के बारे में बाद में पढ़ाएंगे। तो वो है फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, देखिए सामने है, यही है फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा यही है। ठीक है, अच्छा, ये इसका फंक्शन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। मेन परीक्षा में फंक्शन इसका आएगा। ये फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये एनाटॉमी देख लिए हैं, अब फंक्शन देखिए। फंक्शन क्या है कि पैंक्रियाज से निकलने वाले पाचक एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाकर क्या चीज में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहला फंक्शन इसका परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। पैंक्रियाज से निकलने वाले लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो वसा को पचाकर ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, वसा को पचाकर उसे फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चौथा नंबर, पैंक्रियाज से निकलने वाला एमाइलेज
एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस तरह से 4 फंक्शन आप लिख सकते हैं इसमें और इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा ऑर्गन जिसको कि हम लंग्स कहते हैं। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। फेफड़ा जो होते हैं ये हमारे शरीर का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि लंग्स जो होता है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन को रक्त केशिकाओं के माध्यम से, रक्त केशिकाओं के अंदर उपस्थित जो रक्त कणिका है उसमें खासकर आरबीसी जिसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, उसके द्वारा ऑक्सीजन को वो हमारे सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं और कोशिकाओं में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और रेस्पिरेशन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा फिर हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी होते हैं और कुछ पदार्थों का विघटन होता है और विघटन होने से जो उसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ निकलते हैं, वो रक्त के माध्यम से फिर वापस फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से फिर शरीर में से बाहर निकाल दिए जाते हैं और फिर वायुमंडल में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से फेफड़ा क्या कर रहा है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है और जो गंदगी हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं, उत्तक अंग के अंदर जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनते हैं या अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, वो पुनः रक्त के माध्यम से लंग्स में आते हैं और लंग्स उसको फिर क्या करता है, बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स होते हैं उसकी संख्या 2 होते हैं और दोनों कहाँ होते हैं, हमारे वक्ष गुहा में अवस्थित होते हैं। इसको कहते हैं वक्ष गुहा यानी चेस्ट। चेस्ट के अंदर अवस्थित होते हैं और ये चेस्ट में ऊपर के तरफ रिब्स होते हैं। उस रिब केज के अंदर, जिसको वक्ष पिंजर कहते हैं हिंदी में, तो उस वक्ष पिंजर के अंदर दोनों फेफड़ा अवस्थित होते हैं। ठीक है, इन दोनों फेफड़ा के बीच में ही हार्ट होते हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड में, परंतु हम यहाँ फेफड़ा का बात कर रहे हैं तो इसलिए फेफड़ा दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट साइड में होते हैं। जो राइट साइड वाले फेफड़ा होते हैं वो थोड़ा बड़ा होते हैं और उसमें 3 लोब्स होते हैं, यानी 3 उसका पार्ट्स होते हैं। और जो लेफ्ट फेफड़ा है या लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि इस साइड में हमारा हार्ट भी है, इसलिए उसमें केवल 2 ही लोब्स होते हैं। तो इस तरह से हम अगर चित्र में देखें फेफड़ा को, तो आप चित्र में इसको समझिए कि इसकी संख्या 2 होते हैं, एक बायां फेफड़ा और दूसरा दाहिना फेफड़ा। अगर फेफड़ा हम बनाए तो थोड़ा सा शुरुआत से आप देखिए कि ये हमारा नॉस्ट्रिल हुआ, नॉस्ट्रिल का नेजल सेप्टम ये 2 भाग में बटा हुआ है, यहाँ म्यूकस उपस्थित होते हैं। अब ये आगे बढ़ करके ये फेरिक्स में खुलता है, इसका नाम है फेरिक्स। फेरिक्स में खुलता है। फेरिक्स में माउथ भी हमारा खुलता है। ये जो माउथ है, ये मान लिया माउथ है, ये हमारा नाक का पोर्शन है और ये हमारा मुंह का पोर्शन है। तो ये माउथ का भी नली जो है इसी में जाकर के क्या होता है, खुल जाता है। तो इस तरह से ये दोनों कॉमन मार्ग होता है जिसको कि हम फेरिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फेरिक्स जब आगे बढ़ता है तो एक और रचना बनाता है जिसको कि हम लैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिक्स। ये जो रचना नीचे की तरफ जा रहा है ये 2 भागों में बढ़ जाता है और यहां से ये जो रचना बना रहे हैं ये होता है लैरिक्स। ठीक है, लैरिक्स। अब लैरिक्स के पास ही यहाँ स्वर यंत्र होता है जिसको कि वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स, जहां से हमारा आवाज निकल रहा है। ये जो हमारा ये एडम्स निकला हुआ है, ठीक है, वही एडम्स के पास ये वॉइस बॉक्स होता है और इसके बाद ये जो लैरिक्स है, ये लैरिक्स फिर आगे बढ़ जाता है और लैरिक्स के पास देखा गया है कि इसके शीर्ष भाग पर
एक इपिग्लोटिस नामक एक रचना होता है, मांसल रचना इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ये इपिग्लोटिस क्या करता है, ये हर समय ये ग्लोटिस को बंद रखता है। यहाँ पे ग्लोटिस है जिससे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ग्लोटिस को हर समय बंद रखता है और ये श्वास नली को खुला हुआ रखता है। इधर गलेट है, इसको गलेट भी कहते हैं, गलेट, 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 गलेट्स को वो बंद रखता है। और इपिग्लोटिस जब खुलता है, जिस समय इपिग्लोटिस जब हमेशा खुला ही रहता है, परंतु जिस समय भोजन निकलने लगते हैं तो ये इपिग्लोटिस क्या होता है, थोड़ा देर के लिए हमारे श्वास नली को बंद कर देता है, अर्थात लेरिक्स को बंद कर देता है, लेकिन हर समय ये खुला हुआ रहता है। अब ये जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़कर ये बनाता है ट्रेकिया। क्या बनाता है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया में जो होता है एक रिंग के जैसा इसके ऊपर एक कार्टिलेज मसल्स होते हैं जो इसको सिकुड़ने नहीं देता है, ये रिंग के जैसा इसमें लगा हुआ होता है, इसका नाम है ट्रेकिया। ठीक है, अब ट्रेकिया आगे चल करके दो भागों में बदल जाता है, यानी दो भागों में बंट जाता है। अब ये जो दो भागों में बंटा है इसको कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी में भी दो ब्रोंकी हो जाएगा, है ना, और इसमें भी ये मसल्स जो है उपस्थित होते हैं, कार्टिलेज मसल्स। तो अब ये दो भागों में बंटते हैं, उसको ब्रोंकी कहते हैं। अब ब्रोंकी भी लेफ्ट होगा और राइट होगा, है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इधर लेफ्ट ब्रोंकी और इधर राइट ब्रोंकी, तो दो ब्रोंकी हो गया। अब ये ब्रोंकी आगे चल करके फिर कई शाखाओं में बंट जाते हैं, जिसको कि हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये कई शाखा में इस तरह से बंट जाते हैं। हम एक फेफड़ा का बना रहे हैं, इसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करते हैं इसके अंदर, और ये अंत में जाकर के ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं कई शाखाओं में बढ़ते हैं और अंत में जाकर के इस तरह से गोल गोल रचना में जाकर के खुल जाते हैं। और ये जो गोल गोल रचना में खुलते हैं, इस रचना को ही कहते हैं एल्वियोलाई। इस रचना को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये ऑक्सीजन को कंटेन करता है, अर्थात वायु के जो ऑक्सीजन है उसको वो कंटेन करता है। इस रचना का नाम क्या है, इस रचना का पत्ते का नाम एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको कुपिका कहते हैं हिंदी में, कुपिका। तो कुपिका जो होता है वो हमारा कहां पे होता है, तो ब्रोंकियोल्स, इसका नाम है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स जो है आगे चल करके कई भागों में बंटते हैं और बंट करके ये खुलता किसमें है, तो एल्वियोलाई के अंदर खुल जाते हैं। अब ये एल्वियोलाई की संख्या काफी अधिक होता है और ये इस तरह से फेफड़ा का निर्माण कर लेते हैं। इसमें काफी एल्वियोलाई भरे पड़े रहते हैं, यहाँ पे हम उतना दिखा नहीं पा रहे हैं। इसकी संख्या लगभग बताया जाता है कि हमारे दोनों लंग्स में एल्वियोलाई की संख्या लगभग 750 मिलियन होते हैं। तो 750 मिलियन दोनों मिलाकर होते हैं। और इसका अगर एरिया देखें, सारे जो लंग्स होते हैं, सारे जो एल्वियोलाई होते हैं, इसका जो अंदर का एरिया अगर देखें तो इसका एरिया जो होता है वो एरिया होता है 70 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर इसका एरिया होते हैं लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं। ये लंग्स जो होता है चारों तरफ से दो लेयर के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये चारों तरफ से दो लेयर के द्वारा घिरे हुए होते हैं। ये जो दो लंग्स चारों ओर से दो दीवार से घिरा होता है, जो ऊपर का दीवार है उसको पेराइटल लेयर कहते हैं, पेराइटल लेयर, और जो अंदर का लेयर होता है उसको विसरल लेयर कहते हैं, विसरल लेयर, विसरल लेयर कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको प्लूरल कैविटी भी कहते हैं, प्लूरल कैविटी। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर कुछ द्रव पाया जाता है, इस द्रव को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, याद रखिए इसको, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं।
और ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन दिलाता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है लंग्स को, ये क्षति होने से या इसमें धक्का लगने से उसको बचाता है। तो इस तरह से प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों लेयर को मिलाकर प्लूरा कहते हैं, इसको प्लूरा। अर्थात जो लेयर होते हैं इसका, उस लेयर को क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा याद रखेंगे कि प्लूरा क्या है? ये लंग्स को चारों तरफ से घेरने वाले दोहरी झिल्ली है। इन दोनों झिल्ली को अलग अलग पेराइटल और विसरल कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और जो स्थान होता है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसके अंदर का रचना क्या है। अच्छा, अब इस लंग्स के अंदर का फंक्शन क्या है? लंग्स का मुख्य फंक्शन है रेस्पिरेशन की क्रिया में मदद करना। तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर रेस्पिरेशन इसका प्रमुख काम है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो होता है 3 भागों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला इसका होता है जिसको कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, पहले हम ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है, और तीसरा जो होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन जो होते हैं इसको मुख्य रूप से रेस्पिरेशन ही कहते हैं, और ये ब्रीथिंग जो होता है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में थोड़ा सा देखिए कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आखिर है क्या। तो किसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, किसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और किसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है कि वायुमंडल से या इन्वायरमेंट से हम वायु को, यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को जब अपने श्वसन अंगों में ग्रहण करते हैं और श्वसन अंगों में उत्पन्न जो अनावश्यक गैसियस सब्सटेंस होते हैं उसको जब बाहर निकालते हैं, तो इन दोनों प्रक्रिया को मिलाकर ही हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अर्थात इसको हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। वायुमंडल से या फिर वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु का श्वसन अंगों में प्रवेश करना और श्वसन अंगों से अनावश्यक वायु का श्वसन अंगों से बाहर निकालने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम ब्रीथिंग है, जिसको हम कहते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब दूसरा आता है ट्रांसपायरेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या है? अब लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन युक्त वायु आ गया, अब उसको जाना कहाँ है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाना है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो पहुंचता है और वो उसके माध्यम से, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो रक्त है उसके माध्यम से सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें लेकर के वापस लौटेगा। तो ये जो ले आने और ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और जो तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका मतलब मूल रेस्पिरेशन की जो क्रिया है उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन हमारे कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं, और कोशिका के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन वहां जो ग्लूकोज उपस्थित होते हैं, यानी सेल के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित होते हैं उस ग्लूकोज को विघटित करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसको तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इसके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जलवाष्प, और इसके साथ साथ वहां पे एनर्जी का जनरेशन होता है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको फिर सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं और वो फिर रक्त परिवहन के माध्यम से वापस चले आते हैं। तो इस तरह से वहां पर क्या होता है, खाद्य पदार्थों का जो टूटना होता है, यानी ग्लूकोज का जो विघटन होता है, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो देखिए इसका 2 भाग हो गया।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दो भाग हो गया। ये दो भाग क्या क्या हो गया, सो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हो गया इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब ये जो इनहेलेशन है इसमें हम लोग ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं। तो लंग्स के अंदर लेते हैं तो आखिर देखिए ये इनहेलेटिव जो एयर्स होते हैं उसके अंदर कितना कितना परसेंट क्या होते हैं, देखिए 78% लगभग हम लिख दे रहे हैं, 78% N2 गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं 21%, पूरा पूरी ले लिए हैं 21%। ये गैस हम अंदर की तरफ लेते हैं। लेकिन जब एक्सहेलेशन करते हैं तो ये गैसों की मात्रा घट जाते हैं। अब घट जाते हैं तो उसमें घटते कौन है, देखिए 78% नाइट्रोजन ज्यो का त्यों रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं इस प्रक्रिया में। और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो बढ़ करके 4% हो जाते हैं, ठीक है। 3.6 से लेकर के 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होते हैं एक्सहेलेशन की क्रिया में, ठीक है। और 21% जो ये ऑक्सीजन होता है ये घट करके 16% रह जाते हैं, 16 to 17% रह जाते हैं। तो इस तरह से एक्सहेलेशन वाला प्रक्रिया में जो गैस निकलते हैं तो उसका इसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं, एक और नाम है इसका इंस्पायरेशन, और इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये गैस लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंस्पायर्ड गैस का परसेंटेज। इसको क्या कहते हैं, ये इंस्पायर्ड गैस का परसेंटेज है, और ये एक्सपायरेशन है इसलिए इसको एक्सपायर्ड गैस का परसेंटेज बोलते हैं। यही परसेंटेज होता है। तो यहाँ परसेंटेज में देख के आप पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर ये 21% क्या था, O2 गैस था, और ये O2 गैस एब्जॉर्ब हो करके कितना बच गया, 60 to 70% हो गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के 4% हो गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में इसके दो भाग होते हैं, एक होते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एक होते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। तो चूंकि ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सबसे पहले इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नेस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। याद रखिएगा ईएमपी पाथवे, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है वो विघटित होता है और विघटित होकर दो अणु पायरुविक एसिड का बना देता है, पायरुविक एसिड का बनाता है, प्लस 2 ATP यहाँ पे मुक्त हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड 2 ATP आज प्रोड्यूस। जबकि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि इसमें यही ग्लाइकोलाइसिस से जो 2 मोलेकुल्स पायरुविक एसिड होते हैं वो पायरुविक एसिड इसमें विघटित होकर के यहाँ पे ग्लूकोज के मोलेकुल्स का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ पे मुक्त करते हैं और यहाँ पे 36 ATP बनते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि टोटल रेस्पिरेशन के अंदर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीशोषण होता है, तो टोटल एटीपी का मात्रा कितना निकलता है, तो देखिए 2 ATP यहाँ है और 36 ATP यहाँ है, टोटल 38 ATP जनरेट होते हैं। तो टोटल इतना एनर्जी हमको मिलता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, एक अणु के ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, है ना, 1 ग्राम अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में 38 ATP का जनरेशन होता है। तो समझ में आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, 2 मोलिकुल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 मोलिकुल्स ऑफ ATP। जबकि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, फर्दर पायरुविक एसिड विघटित होते हैं और वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का नहीं निर्माण करेगा क्योंकि ग्लूकोज विघटित हो गया है, तो H2O और CO2 का निर्माण करता है और उसके साथ साथ
36 एटीपी का निर्माण करता है। यही 36 एटीपी और 2 एटीपी मिलकर 38 एटीपी जनरेट करता है। तो इस तरह से हम इसका मोटा मोटी फंक्शन देख लिए हैं रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन के बाद हम यहाँ पे चूंकि ऑर्गन के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसका फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं कि लंग्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, लंग्स का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ लंग्स जिसको कि हम कहते हैं फेफड़ा का कार्य। फेफड़ा का कार्य क्या? फेफड़ा का कार्य है, सबसे पहला बताइए, यह वायुमंडल लिख सकते हैं या वातावरण लिखिए, क्योंकि कोई जल में रहता है तो जलीय प्राणी। वातावरण से O2 गैस को अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरा फंक्शन क्या होगा? यह शरीर के अंदर बनने वाले अनावश्यक पदार्थ जैसे CO2 तथा एसीटोन को वातावरण में मुक्त करते हैं। तीसरा फंक्शन रेस्पिरेशन क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये लंग्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से लंग्स का फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं लंग्स का ये टॉपिक खत्म हो गया है। आप इसे देखिए ध्यान से और इसे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।